आज व्यू 360 में। तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया है, मैं घर पे फारिग बैठा हूँ। कोरोना से पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। जो हमारे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन को मदद पहुंचाने वाली फरहीन नवीद से मुलाकात। और देखें कि बोलने सुनने से महरूम एक इंडोनेशियन खातून शफाफ मास्क क्यों बना रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में इस वक्त तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन के पास हो चुकी। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो इम्पैक्ट आया है उसमें हर सेक्टर मुतासर हुआ है। इस वबा के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बहुत सौ के लिए ट्रांसपोर्ट का वाहिद ज़रिया है, इस वक्त पूरी दुनिया में मुश्किल से गुजर रही है। या तो इसे बंद कर दिया गया है या इसे बहुत हद तक कम कर दिया गया है, रूट्स कम कर दिए गए हैं। अगरचे अब हुकूमत चंद गाइडलाइंस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई हफ्ते बंद पड़ी रही, जिससे बसों और उनके मालिकान को तो नुकसान हुआ, मगर इस सूरत हाल में बड़ी तादाद में ड्राइवर्स और उनका हेल्पिंग स्टाफ भी बेरोज़गार हो गया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात के बारे में हम जानेंगे लाहौर से ज़ियाउर रहमान की इस रिपोर्ट में। इन दिनों आप किसी भी बस अड्डे पर जाएं तो आपको नई बसें भी मट्टी से अटी नजर आएंगी। हुकूमत ने कोरोना वायरस के नुकसानात को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऐसे में बेरोजगारी के दहाने पर खड़े ड्राइवर हजरात खड़ी बसों को नुकसान से बचाने के लिए अपने से जतन कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया है, मैं घर पे फारिग बैठा हूँ। गाड़ियाँ हमने ऊपर उठा के नीचे ईंटें रख दी हैं कि इनके टायर ना ख़राब हो। कमो बेश सर 8-10 लाख तक नुकसान हो चुका है। इसके मैक्सिमम जो टायर हैं वो 3.5 से 4 लाख के 6 टायर हैं, और इसका कमो बेश जो हमारा इंजन ऑयल है वो 35 से 40 हज़ार का जो है वो चेंज होता है। इसके अलावा बैटरीज हैं वो डेड हो चुकी है, जो 35 से 40 हज़ार की एक बैटरी है। गाड़ी खड़ी कि इनके जो इंजन भी जो है वो तेल पानी एक हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन डेड भी हो सकता है। दूसरी तरफ मालकान परेशान हैं कि अगर बसें यूं ही खड़ी रहीं तो बैंक वाले उनके दरवाजे पर होंगे। आपको बैंक फाइनेंस करते हैं, आप वो गाड़ियाँ लेते हैं और उन्हें फिर आप रेंटल्स जो है पर मंथ की बेसिस के ऊपर पे करते हैं। हमने पैसेंजर से पैसे लेके ही बैंक के निज़ाम को चलाना है। एक गाड़ी जो है वो सिर्फ एक बंदे को आमदन नहीं देती है, इसमें ड्राइवर को भी आमदन है, रिफ्रेशमेंट को भी, होस्टेस को भी, और मुख्तलिफ पैसेंजर्स को भी फैसिलिटी मिलती है। कोरोना के बायस बंद ट्रांसपोर्ट के नुकसान का अंदाजा तो बस मालकान को भी नहीं। कहते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसी दिन सही मानों में अंदाजा लगाया जा सकेगा कि इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हुकूमत की आमदन भी मुतासिर हुई है, क्योंकि जब बसें चलती हैं तो मोटरवे या किसी भी सड़क पर इनका टोल टैक्स और दीगर टैक्स अदा किए जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 35,000 पैसेंजर पूरे पाकिस्तान से लिफ्ट करते थे, जो आज एक पैसेंजर भी हम लिफ्ट नहीं करते। हमारी गाड़ी एक माह के अंदर तकरीबन 45,000 किलोमीटर चलती है एक बस, और अगर आप इसको 600 बसों से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लाख किलोमीटर हमारी गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, जो नहीं हो पा रही। इसी तरह हम जो फ्यूल लेते हैं गाड़ियों के अंदर डालते हैं, पेट्रोल पंप का निज़ाम चलता है, उनका भी आगे सिलसिला है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत बसें चलाने की इजाज़त देगी तो वो ज़वाबित के तहत बस के एक तरफ एक मुसाफिर और दूसरी तरफ दूसरा मुसाफिर बिठाएंगे। ये तरीकाकार कारोबार को बंद होने से बचाने में तो मदद दे दे, लेकिन इससे मुनासिब आमदन शायद हासिल ना हो पाए। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। मुसलमान ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और अतियात देने की कोशिश करते हैं। फलाही तंजीमें हों या इनफरादी इमदाद, दोनों सूरतों में डोनेशंस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अमेरिका में भी बहुत सी फलाही तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से गरीबों और मिस्कीनों की मदद करती हैं। फरहीन नवीद एक ऐसी खातून हैं जो हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद अपने ही शहर कराची के लोगों की मदद कर रही हैं। उन्होंने द कराचीइट्स तंजीम के साथ मिलकर गरीब और बेरोज़गार ख़ानदानों के लिए राशन मुहैया करने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के इमरान जदून हमें मज़ीद बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में।
کراچی سے تعلق رکھنے والی فرحین نوید امریکہ میں مقیم ضرور ہیں، لیکن اپنے شہر کے لوگوں کا خیال ان کے دل میں ابھی بھی موجود ہے۔ جو روز کے کمانے والے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ تو لوگوں نے جب وہاں سے پاکستان سے جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا تو حالات بہت زیادہ برے تھے۔ پاکستان میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد لاک ڈاؤن کے dوران فرحین نے 50 خاندانوں کو مفت راشن فراہم کیا، جس کے بعد وہ کراچی آئٹس نامی ایک تنظیم سے منسلک ہوئیں۔ ان حالات میں ہم نے پھر سب نے کراچی آئٹس کے لوگوں نے سب نے بیٹھ کے یہ کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نے اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر ہیں رہ رہے ہیں ان کو موبلائز کیا اور ان کے ساتھ مل کے فوڈ اسسٹنس پروگرام شروع کیا۔ دی کراچی آئٹس ایک غیر سیاسی فلاحی تنظیم ہے جسے پاکستانی امریکنز نے 2019 میں قائم کیا۔ موجودہ کورونا بحران میں تنظیم نے فوڈ اسسٹنس پروگرام شروع کیا تاکہ متاثرہ خاندانوں کو مفت راشن مہیا کیا جا سکے۔ جہاں امریکہ میں موجود اس تنظیم کے اراکین اس میں اپنا حصہ منصوبہ بندی اور مالی امداد کی شکل میں ڈالتے ہیں، تو کراچی میں موجود اس کے رضاکار ضرورت مندوں تک اس مدد کو پہنچا کر ان کے منصوبے کو عملی شکل دیتے ہیں۔ گھر والوں کو تو ڈر ضرور ہوتا ہے، میرے گھر والے بھی ہیں تو وہ بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کو نہ کرونا وائرس ہو جائے، لیکن جب میں ان کے پاس فرسٹ ٹائم گئی اور ان کا پروسیجر دیکھا مجھے بہت اچھا لگا، اور وہاں پر ایز اے والنٹیئر جو کام کر رہے تھے ان کو بھی ہاتھوں میں جو گلو پہنے ہوئے تھے، فیس پہ ماسک تھا، اسی وجہ سے پھر میں نے بھی اپنے گھر والوں کو بتایا، تھوڑا مطمئن کیا، تو میرے گھر والے بھی راضی ہو گئے۔ کورونا وائرس نے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بسے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے، اس لیے فرحین کہتی ہیں کہ یہ وقت رنگ، نسل اور مذہب کی بنا پر تفریق کا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن تو سب کے لیے ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے جو ہے نا وہ جو مائنورٹی جو ہماری ہیں ان کو کیسے آپ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہماری راشن والی گاڑی وہاں پر جاتی ہے تو لوگ باقاعدہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا دے دیں، اس میں سے پورا باکس نہ دیں راشن کا، لیکن تھوڑا سا دے دیں۔ فرحین کے گھر سے چھوٹے پیمانے سے شروع ہونے والا یہ فوڈ اسسٹنس پروگرام کراچی آئٹس کی مدد سے اب تک پاکستان کے صوبہ سندھ میں 6000 سے زیادہ خاندانوں کو لاک ڈاؤن میں راشن فراہم کر چکا ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کورونا وائرس سے متعلق رپورٹس ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک باصلاحیت اور باحوصلہ پاکستانی خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی اسما بنگش کا تعلق کوہاٹ کے قدامت پسند گاؤں سے ہے، جہاں آج سے 20 سال پہلے لڑکیوں کی تعلیم کو موجودہ دور کی نسبت اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسما اس معاملے میں خوش قسمت رہیں۔ اس وقت وہ امریکہ میں مقیم ہے اور امریکی محکمہ خارجہ کے فل برائٹ اسکالرشپ کے پروگرام کے تحت انہوں نے 1 سال یہاں گزارا ہے۔ ان کا یہ 1 سال یہاں کیسا رہا، آئیے ان کے اس سفر کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ اسما بنگش ہیومن رائٹس پروفیشنل بھی ہیں اور اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیوبرٹ ہمفری فیلو پروگرام کے تحت 95 مختلف ملکوں سے آنے والے 149 شرکاء میں سے ایک ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک قدامت پسند علاقے سے تعلق رکھنے والی اسما اپنی پروفیشنل صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اس سے پہلے سویڈن اور امریکہ کا سفر کر چکی ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنے والد کا ذکر کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ہماری تعلیم کے لیے بہت محنت کی، بہت قربانیاں دی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ کبھی بھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے میرے بھائیوں میں اور ہم میں کوئی فرق کیا ہو۔ ان کے والد نے 2 دہائی قبل اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور مقامی روایات کے برخلاف ان کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہوئے گاؤں چھوڑ دیا، لیکن بیٹوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں نے انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ آج میں وکیل ہوں جبکہ میری 2 بہنیں ہیں اور دونوں ہی ڈاکٹرز ہیں اور ماشاءاللہ اپنی فیلڈز میں بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے میرے والد ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اسما کے والد سن 2015 میں پشاور کے علاقے حیات آباد میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے، لیکن بچوں نے کامیابیوں کا سفر جاری رکھا۔ اسما نے اپنی ہیوبرٹ ایچ ہمفری فیلوشپ امریکی دارالحکومت میں واقع امریکن یونیورسٹی میں مکمل کی۔ اس کو دنیا کا بہترین پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں بیسیکلی۔ پہلا کمپوننٹ آف کورس اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے کریڈٹس پورے کرنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ 3rd کمپوننٹ
कंपोनेंट उसका है वो है नेटवर्किंग का, उसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ विजिट करते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा ये पूरा साल। ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलो प्रोग्राम पिछले 40 सालों से अपनी प्रोफेशनल इस्तात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अफराद को दुनिया भर से हर साल अमेरिका आकर तालीम व तरबियत का मौका देता है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 6000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स अमेरिका आकर अपने प्रोफेशनल कद में इजाफा कर चुके हैं। अस्मा की फेलोशिप भी कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस ने उनकी ग्रेजुएशन पर भी असर डाला है और बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तरह उनकी ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन हो रही है। Particularly in the Islamic world, understand that they are not limited in any way due to their religion, and I applaud you for that. अस्मा कहती हैं कि औरत आज भी माशरे में अपने जायज़ मकाम के लिए तगोदौ कर रही है। वो चाहती हैं कि उसे इज़्ज़त और गैरत की बजाय एक इंसान समझा जाए और उसे उसकी ज़िंदगी और फैसलों पर वो इख्तियार दिया जाए जो उसे कानून और मजहब दोनों देते हैं। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, बेथेस्डा, मैरीलैंड। कोरोना वायरस के बारे में अपडेट्स और दुनिया भर की मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/urduvoa। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। गुज़िश्ता हफ्ते दर्जनों मुजाहिरीन ने अमरीकी रियासत मिशिगन के दारुल हुकूमत में कारोबारी बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। पिछले चंद हफ्तों में इस तरह के कई मुजाहरे अमेरिका के दूसरे शहरों में भी हो चुके हैं, क्योंकि एहतजाज करने वाले लोग समझते हैं कि हुकूमत का उनकी ज़िंदगियों पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। बारिश के बावजूद जुमेरात को दर्जनों मुजाहिरीन ने रियासत मिशिगन के दारुल हुकूमत लैंसिंग में रियासत की जानिब से बंदिश के अहकामात पर मायूसी का इजहार किया। रोजगार कमाना हमारा हक है। वो ये नहीं कह सकते कि आप काम पर नहीं जाएं। ये हमारा हक है। हम यहाँ मिशिगन को मुकम्मल तौर पर खोलने की हिमायत के लिए आए हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हुकूमत जुल्म कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं। वो इसे टीबी और ताउन की वबा से मुमासलत दे रहे हैं। ये मसला तो है, मगर इसका इलाज उन्होंने जो चुना है वो बीमारी से ज्यादा खराब है। अमेरिका भर में छोटे बड़े शहरों में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जिनका मकसद कारोबार खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना है। मगर ऐसे एहतजाज मुख्तलिफ नज़रियात और मकासद रखने वाले अफराद, जैसे असला रखने के हामी, वैक्सीन के मुखालिफ और ट्रंप इंतज़ामिया के हामियों को भी मौका फराहम करते हैं कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं। ये मुकम्मल तौर पर ताकत पर कब्जा करना है। दौलत की इस तरह की मुंतकली दुनिया में पहली बार देखने में आई है। लोग हलाक तो हो रहे हैं, मगर उनमें से अमवात की निस्फ तादाद तो हकीकी भी नहीं है। एहतजाज करने वालों में बेशतर इन पाबंदियों को आज़ादी पर कदगन समझते हैं और वायरस के बारे में मालूमात के बारे में अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तज्ज़ियानिगार समझते हैं कि इस तरह के पैगाम दाएं बाजू के नज़रियात की हामी तंजीमों की जानिब से फैलाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसे मुजाहिरीन की हमायत करते हैं और सियासी फ़ायदा उठाते हैं। One is by providing them, basically urging them to do the protests and providing them. एक तो ये है कि उन्हें एहतजाज के लिए उकसाना और उनकी रहनुमाई करना कि कैसे प्रेस में मुजाहरे की कवरेज को मुमकिन बनाया जाए। एक और चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि कैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को न सिर्फ एहतजाज के लिए मुतहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती बुनियादों पर सियासी आले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए। पाबंदियों के हक के हामी खुसूसन मास्क पहने तिबी अमले के अरकान भी एहतजाज में शरीक हुए हैं। जॉन ने मुजाहरे में इसलिए शिरकत की क्योंकि वो मुसल्ला अफराद की मौजूदगी से परेशान थे। मगर कुछ के लिए एहतजाज करना बस दूसरों की मुआशी मुश्किलात के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना है। मैं खुसूसन छोटे कारोबारों के लिए यहाँ आई हूँ जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जो मजबूरन बेरोजगार हुए और जिन्हें अपने खानदान को खुराक फराहम करने में मुश्किल दरपेश है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस तरह के मुजाहरों का असर हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते रियासत विस्कॉन्सिन की आला अदालत ने डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर के घरों में बंद रहने के अहकामात को गैर कानूनी करार देकर रिपब्लिकन कानून साजों की हमायत की। मैट डिबल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی رمضان کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مساجد کو بند کر دیا گیا۔ علماء اور نمازی اگرچہ مساجد کی بندش سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی صحت کے لیے مساجد کو بند کرنا مذہب کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس عالمی وبا کے دوران صحت سے متعلق گائیڈ لائنز کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ تفصیلات دیکھیے ہماری افغان سروس کی اس رپورٹ میں، جو کہ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔ یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ میں واقع مدینہ مسجد ہے۔ یہاں لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے آتے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے اب یہاں نمازی دکھائی نہیں دے رہے۔ مسجد کے بند ہونے سے ہماری کمیونٹی اور ہماری برادری کو تشویش ہے۔ یہ 1400 سالوں میں پہلا موقع ہوگا کہ ہر جگہ مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ تراویح، افطار اور دیگر پروگرام بند ہیں اور ہم اس پر افسردہ ہیں۔ مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ وبائی امراض کے دوران گھر میں رہنا اور مسجد نہ آنے کی ہدایات پیغمبر اسلام کی طرف سے آئی ہیں۔ دوسروں کو نقصان سے بچانا واجب ہے۔ لوگوں نے مساجد کو خوشی سے بند نہیں کیا۔ مساجد کو بند ہوتے دیکھنا اور لوگوں کا نماز کے لیے نہ آنا تکلیف دہ تو ہے، لیکن کورونا وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے مساجد کو بند کرنا لازمی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے امریکہ میں اس سال مسیحیوں نے ایسٹر اور یہودی کمیونٹی نے پاس اوور جیسے مذہبی تہوار گھروں پر ہی منائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ حکام رمضان سے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آیا حکام رمضان المبارک کے دوران مساجد کے لیے سماجی دوری کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے گرجا گھروں میں ایسٹر کے دوران کیا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر US اسلامک کونسل نے رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن کچھ شہری مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔ انسانی نقطۂ نظر سے ہم ایک ساتھ مسجد میں عبادت کرنا چاہتے تھے، رمضان میں تراویح پڑھنا چاہتے تھے، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں۔ بچے یہاں مساجد میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے اب وہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقریباً 200 لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں جن کی عمریں 5 سے 6 سال ہیں۔ ہم نے انہیں آن لائن کلاسز کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اسکول بند ہے اور وہ اپنے گھروں پر ہیں۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ گھروں پر رہیں۔ رمضان کے دوران امریکہ بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 2100 مساجد بند رہیں گی۔ وحید فیضی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں افغان کمیونٹی نے اس سال رمضان کا مہینہ کیسے گزارا، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے وحید فیضی سے، جنہوں نے یہ رپورٹ بھی بنائی تھی۔ وحید، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو افغان تارکین وطن رہ رہے ہیں ان کے لیے اس دفعہ رمضان کا مہینہ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنا مختلف تھا؟ اس سال امریکہ میں رمضان کا مہینہ سبھی کے لیے بہت مختلف ہے، خاص طور پر افغان کمیونٹی کے لیے۔ جن لوگوں سے بھی میری پچھلے چند دنوں میں بات ہوئی ہے وہ وفاقی اور ریاستی لاک ڈاؤن کے احکامات کی وجہ سے گھروں تک محدود ہیں، خاص طور پر ریاست ورجینیا میں۔ زیادہ تر لوگوں کی نوکریاں نہیں رہیں اور جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ بھی گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ میری افغان کمیونٹی کے چند افراد سے بات بھی ہوئی، وہ اس عالمی وبا کی وجہ سے کیے گئے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مساجد نہیں جا رہے۔ یہ افغان کمیونٹی کے لیے رمضان کے مہینے میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ سچویشن افغانستان میں کیسی ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ مینٹین کر رہے ہیں، وہاں پہ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کتنا فالو کی جا رہی ہیں عوام کی طرف سے، اور کس حد تک گورنمنٹ امپلیمنٹ کر پا رہی ہے افغانستان میں سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 کی وجہ سے؟ افغانستان کے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ اب کورونا وائرس کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں عوام اس وقت 2 حصوں میں بٹے ہیں۔ بڑے شہروں جیسا کہ کابل وغیرہ میں ایک طبقہ سماجی دوری کے حکومتی احکامات پر عمل کر رہا ہے، جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے جو اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ غریب ہیں اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو گزر اوقات مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں امداد نہیں ملی اس لیے انہیں کام کے لیے شہروں میں جانا پڑے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ ریکمینڈ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کر پا رہے تو آپ فیس ماسک پہنیں۔ کووڈ-19 نے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو فیس ماسک پہننے پہ مجبور کر دیا ہے، مگر ایسے افراد جو گویائی اور سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب وہ فیس ماسک پہنتے ہیں تو لوگ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے۔ انڈونیشیا میں ایسی ہی ایک خاتون نے اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ کیسے، یہ دیکھیں گے ہم اس رپورٹ میں۔
कोविड-19 से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहनना एक आम बात है, लेकिन ये वी रहायू जैसी खातून के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। योग यकार्ता की रिहायशी वी रहायू पैदाइशी तौर पर समात और गोयाई से महरूम हैं। वो इशारों की जबान में बात करती हैं और लोगों के होंठों की जुम्बिश पढ़ते हुए उनकी बात समझती हैं। चूँकि उनके लिए लोगों के हिलते होंठ देखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल करते हुए एक शफाफ या ट्रांसपेरेंट मास्क तैयार किया है। कोविड की वबा शुरू होने से पहले ही मुझे लोगों से बात करने में मुश्किल होती थी। फिर उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए। बात और भी मुश्किल हो गई क्योंकि मुझे उनके होंठों की जुम्बिश और उनके चेहरे के तासुरात नज़र नहीं आते थे। इनके शौहर जो खुद भी क़ुव्वत समात से महरूम हैं, उन्होंने घर पर ये मास्क बनाने शुरू कर दिए और कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों में बांट रहे हैं। इंडोनेशिया में क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद के लिए इशारों की कोई एक ज़बान नहीं है। योग यकार्ता और दारुल हुकूमत जकार्ता जैसी जगहों में लोग बेसिंडो नामी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली इशारों की ज़बान से मिलती जुलती है। अब चूंकि हर शख्स मास्क पहनता है, मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अक्सर मैं उनसे मास्क उतारने को कहता हूं, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। अगर उन्होंने ट्रांसपेरेंट मास्क पहना हो तो बातचीत में आसानी हो जाती है। योग यकार्ता में माजूर अफराद के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम सिगाप के मुताबिक ट्रांसपेरेंट मास्क की अहमियत आम लोगों में फैलाना बहुत ज़रूरी है ताकि वबा से बचने के लिए मिलकर काम किया जा सके। सिगाप का कहना है कि गूंगे बहरे अफराद की तरफ से इस किस्म का इक़दाम हुकूमत की सरपरस्ती में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट मास्क बनाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें। ताहम क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम इस कम्युनिटी के कई लोग इशारों की ज़बान के इस्तेमाल के लिए और साथ ही इस वबा का मुकाबला करने के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नूर हादी सुचायो के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की वबा के बाद अमेरिका में इस वक्त बेरोजगारों की तादाद पाकिस्तान की टोटल वर्क फोर्स के तकरीबन निस्फ यानी तकरीबन 4.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह तादाद ग्रेट डिप्रेशन के दौरान होने वाली बेरोजगारी के बाद सबसे ज़्यादा है, जिसमें लोगों के पास कोई काम नहीं है। हुकूमत उन्हें बेरोजगारी अलाउंस दे रही है। मालियाती माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि इन हालात में घरों की कीमतें भी गिरेंगी, शरह सूद भी मुसलसल कम रहेगी, जो कि ऑलरेडी बहुत कम सतह पे है। ये वो अवामिल हैं जो चंद नौजवानों को अपना पहला मकान ख़रीदने में आसानी का बायस बन सकते हैं। माहिरीन ने पेशगोई की है कि कोविड लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी में होने वाले बड़े इजाफे से अमेरिका में घरों की कीमतें शायद लंबे अरसे के लिए गिर जाएं और बहाली मुमकिन ना हो। एक कमजोर मार्केट में मेरा अंदाजा है कि कीमतों में आमतौर पर मंदी रहती है। हम जानते हैं कि पिछले 5-6 हफ्तों या इससे ज्यादा अरसे में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद अपना रोजगार खो चुके हैं। एक कमजोर मंडी का मतलब है कि मुमकिना लेन देन की कीमतों में कमी। Lower prospective transaction prices. माहिरीन का कहना है कि 21वीं सदी में पैदा होने वाले अफराद जो 2008 के माली बहरान के दौरान बड़े हुए, शायद वो इस मार्केट का अंदाजा लगाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। वो उस दौर में बड़े हुए हैं जब माशी तौर पर ये बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से मैं समझती हूँ कि वो खरीदारी के माली मामलात की अच्छी समझ बूझ रखते हैं, तो वो बगौर इन आदात को देख रहे हैं। तैयार होने के साथ कीमतों में कमी के बायस शायद ज्यादा नौजवान अपना पहला घर खरीद पाएं। इसमें से बहुत कुछ का ताल्लुक बजट से है और अपनी इस्तेताअत को जानना है, और ये कि हम फिर कब काम पर जा सकेंगे। माहिरीन कहते हैं एक बड़ा सवाल ये है कि घरों की खरीदारी पर वबा किस तरह असरअंदाज होगी। इसका ताल्लुक घर की लोकेशन से होगा। मेरे ख्याल में लोग कहेंगे कि ठीक है, इस दफा हम इस वबा से बच गए हैं, लेकिन अब हमें ज्यादा गुंजान शहरी आबादियों में नहीं रहना, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां वबा तेजी से फैलती है। हमें ज्यादा खुली जगहों पर रहना है, फिर चाहे वो शहरों से नजदीक मुजाफात हों या दूर। Just don't want to be in a high density urban area. माहिरीन का कहना है कि मार्केट पर वबाई मर्ज के असर को पूरी तरह से दिखाई देने में कई साल लगेंगे। ईशा सराय के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।